हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज का लेक्चर जो है या ये कहें आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट है। एक डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में प्रवक्ता के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, तो उसके बारे में ये एक डिमांडिंग लेक्चर है। क्वेरी आई थी कि आखिर में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक बार पहले हम लोग थोड़ा इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर में जो जीआईसी का एग्ज़ाम होता है प्रवक्ता के लिए, उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है, एग्ज़ाम का पैटर्न या सिलेबस वो क्या है। तो स्पेशली हम लोग सोशियोलॉजी के चूँकि स्टूडेंट हैं तो सोशियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो प्री जिसका निकल जाता है, प्रारंभिक अगर परीक्षा हो जाती है, तो मेंस की यदि बात करें तो मेंस में भी आप लोगों को, मैंने जहाँ तक देखा, हिंदी का भी पेपर होता है, इंग्लिश का भी एक पेपर होता है, तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और जो मेन हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हम लोगों के लिए है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी हमारा एक पेपर होता है। ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, अर्थात हमें जिस प्रकार से हम लोग दूसरे एग्ज़ाम्स देते हैं एकेडमिक के, उसी तरीके से ये एग्ज़ाम होता है और उसके बाद से इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे आप लोग अवधि देख सकते हैं। तो प्री का तो जो है वो 2 घंटे का है। मुख्य परीक्षा यानी मेंस जो होता है वो 5 घंटे का होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी आपका रहेगा, या आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट हों वो रहते हैं। ओके, क्वेश्चन कितने आते हैं ये डिपेंड करता है कि प्री का तो प्री डिसाइडेड है, 120 क्वेश्चन होता है, लेकिन जो मेंस होता है उसमें कितने अंक का कोई क्वेश्चन है उस पे ये डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, टोटल मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, प्री जो है वो 300 मार्क्स का होता है और मेंस जो होता है वो 400 अंक का होता है या 400 मार्क्स का होता है। तो ये तो हम लोग एक ओवरव्यू देख लिए कि जो प्रवक्ता का जीआईसी में निकलता है, रिक्रूट होता है, तो उसके लिए आखिर में बेसिक जो सिलेबस है वो क्या है। तो प्री में तो आप सभी को पता है कि जैसे प्री की सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हर एक फील्ड से पूछा जाता है, तो प्री का तो आप लोगों को पता है। मेंस में हिंदी, इंग्लिश और अगर हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सोशियोलॉजी उसमें पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप लोगों के डाउट यही थे कि आखिर में सिलेबस क्या है। और सिलेबस की मैं बात करूँ तो मैंने भी देखा, बहुत ही कंपाइल करके बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दिया गया है। बट आप लोग अगर जो लोग भी जीआईसी प्रवक्ता का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, अगर तो इसको बिल्कुल आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस आप लोगों को कुछ 1 पेज में दिखेगा, 2 पेज में दिखेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक ज़रूर बताऊँगी, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सिलेबस आप लोग अपने माइंड में ये बिल्कुल सेट कर लीजिए कि एग्ज़ाम चाहे जिसका हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट के पीजीटी का एग्ज़ाम है या फिर हायर का एग्ज़ाम है या फिर जीआईसी का, जीडीसी का, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो आप मान के चलेंगी वो है यूजीसी नेट जेआरएफ का। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ओके, तो ये जो आपको इसका सिलेबस जो दिखता है यूजीसी नेट जेआरएफ का, ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। और यदि आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो गई है तो मैं ये दावे से कहती हूँ कि आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो ईज़िली निकल जाएगा या आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे सिलेबस में आप लोगों को कुछ भी लिखा हुआ मिले, आप लोग जैसे कि अब मैं यहाँ पे पहला टॉपिक देखती हूँ, बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग हिंदी में भी डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ पे बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आप लोग सोशियोलॉजी के, अब यहाँ पे सिर्फ सोशियोलॉजी लिखा है, अब सोशियोलॉजी में हम क्या क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सोशियोलॉजी का उद्भव कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है, ये अपने अस्तित्व में आया कैसे था, उसके पीछे की, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये सारी के सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, तब आप लोगों का एक कहीं पॉइंट सोशियोलॉजी जाके कंप्लीट होगा। वहीं पे बात सोसाइटी की होती है, तो सोसाइटी आप लोगों को सिर्फ सोसाइटी दिया है, सोसाइटी का अर्थ होता है समाज। और आप सभी को पता है कि जो समाज है वो कोई छोटा सा अपने आप में टॉपिक नहीं है, एक ब्रॉड सेंस रखता है। तो आपको सोसाइटी के लिए हर एक सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी है या सोसाइटी से रिलेटेड उसके नाम्स, उसके थ्योरीज रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं, उन सबको आपको समझना पड़ेगा। मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप लोगों को किस लेवल तक सोच के और सिलेबस को अपने समझना है, क्योंकि यदि आप लोग सिलेबस समझ लेंगे तो आप लोग कंटेंट जो है वो ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो जो भी सोशियोलॉजी से हमारे अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं पे आप लोग सोशल प्रोसेसेस की बात यदि देखेंगे तो इसमें कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अकल्चरेशन है, सोशलाइजेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, इसकी सिर्फ हम परिभाषा याद कर लेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। कोऑपरेशन अगर बात करी जा रही है या कंपटीशन या किसी भी एनी टॉपिक को आप ले लीजिए, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकल्चरेशन, सोशलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, कोई भी टॉपिक आप उठाइए, एक कॉमन सी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंपली जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं या अकल्चरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर्स हैं और उन्होंने कौन कौन सी इससे रिलेटेड थ्योरी दी है। तो जब आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर सपोज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना है तो आपको इसमें जितने कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड थिंकर्स होंगे उन सब के विचारों को यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फैक्चुअल बेस्ड, यानी फैक्ट उसमें होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, जो कि कॉपी जब कोई चेक करता है तो उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ आपने रियल में इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी डीपली आपने इसको स्टडी किया है। तो जब आप उसके लिए डीपली आप कंटेंट देंगे, आप एक एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात आई तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के इम्पोर्टेंस क्या है या इसके ड्रॉबैक क्या है, अगर हम बात करें लाभ और हानियों की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कौन कौन से थिंकर्स हैं, अगर आपको और थोड़ा डीप में लिखना है तो कौन से थिंकर्स हैं, अपनी किस बुक में किस टॉपिक के बारे में या किस अपने विचार के बारे में डिस्कस किया है, तो ये सारे पॉइंट्स यदि आप लिखते हैं तो कोई भी चाहे वो कॉपी चेक करने वाला होगा मजबूर हो जाएगा कि आपको वो मार्क्स दे ही दे। तो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे आप लोगों के अगर डाउट ये थे कि मैम किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे या किस तरीके से हम तैयार करें, तो मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक हिंट दे रही हूँ कि बात कोऑपरेशन की यदि है तो कोऑपरेशन क्या होता है, उसके क्या कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएँ होती हैं, उनका महत्व होता है, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी थिंकर्स ने किस किस थ्योरी को दिया है, या ये कहें कि उनके क्या कथन हैं, या फिर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं जिसमें उन्होंने कोऑपरेशन की बात की है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग अगर किसी एक क्वेश्चन में, ये देखिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्वेश्चन जो होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उस पे आप लोगों को
डिटेलिंग इस तरीके से करनी है कि जो कॉपी चेक करता है उसको लगे कि हाँ रियल में जो पर्सन ने कॉपी लिखा है वो उसके पास नॉलेज है इसके बारे में, वो अच्छे से इसको पढ़ के आया है, तैयार करके आया है। और वो आप उसको मूर्त रूप तभी दे पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी रहेगी, या आपने उस तरीके से पढ़ा है, उस तरीके से कंटेंट इकट्ठा किया है, फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए हैं, तथ्य होने चाहिए जो कि आप उसमें पॉइंट वाइज यदि मेंशन करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि रियल में जिसकी कॉपी चेक हो रही है वो पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर करके आया था। अब यहाँ पे आप लोग क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी की बात यदि करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशल थिंकर्स की बात हो रही है। तो सोशल थिंकर्स में सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर्स की बात आ रही है। तो ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर इस पॉइंट को कहूँ तो ये पॉइंट तो आप लोगों को कैसे लिखना है, मैंने आप लोगों को कभी भी जो इग्नू सीरीज़ मैंने पढ़ाया है या 26 थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी है, इसमें कुछ थिंकर्स को मैंने ऑलमोस्ट सारे थिंकर्स को पढ़ाया है मैंने। तो आप लोग अगर मैं यही कहूँगी कि इग्नू सीरीज़ जो है उसको यदि आप लोग डिटेल में समझ लेते हैं, उससे नोट्स बना लेते हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स की बात करें या एमाइल दुर्खीम की बात करें या मैक्स वेबर की बात करें या हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, सबको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। एक एक थिंकर पे कम से कम मुझे लगता है कि 5-5, 6-6 लेक्चर से ज़्यादा ही हैं। तो यदि आप लोग उनके एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं तो इन थिंकर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। और दूसरी बात कि क्वेश्चन सपोज कभी इस तरीके से मान लीजिए कि एमाइल दुर्खीम की बात करें या मैक्स वेबर की ही बात करें, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, पूछा तो जाएगा एमाइल दुर्खीम से ही या मैक्स वेबर से ही, ऐसा तो है नहीं कि किसी और के बारे में पूछ दिया गया है। तो हम एमाइल दुर्खीम के बारे में यदि सब कुछ जानते हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप लोग बहुत ही इसको प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर कोई कह दे कि आप अपने पिता के बारे में 100 वर्ड में कुछ लिखिए या 200 वर्ड में या 500 वर्ड में, तो चूंकि आप अपने फादर को जानते हैं कि मेरे पिता कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उन्होंने क्या अचीव किया है, हर एक चीज़ आपको पता है, तो आप उनके बारे में चाहे कोई किधर से भी पूछते, कैसे भी पूछते, आप उनको घुमा फिरा के ज़रूर आंसर कर देंगे। सेम यहाँ पे वही सिचुएशन लागू होता है कि अगर किसी भी थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, चाहे उनकी किसी थ्योरी से रिलेटेड या उनके पर्सपेक्टिव से रिलेटेड या उस थिंकर से रिलेटेड या दूसरों का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा उससे रिलेटेड, यदि अगर आप लोगों ने उस थिंकर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, हर एक पॉइंट को कवर किया है, तो आप लोग क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछा जाए वो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, इसमें इंडियन थिंकर्स की बात की गई है। तो इंडियन थिंकर्स में भी मैंने इग्नू सीरीज़ में भी राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एनके बोस, मैक्सिमम लोगों पे मैंने लेक्चर बनाए हैं जो कि इंडियन थिंकर्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी मैं कभी भी जो भी लेक्चर बनाई हूँ वो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है कि आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम नहीं देने हों, बल्कि कभी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी देना हो तो आप लोग ईजिली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जो ये आप लोगों को थिंकर्स सेक्शन दिख रहा है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। और मुझे लगता है कि यदि सिर्फ आप लोग उतने लेक्चर्स आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को अलग से कहीं भी उस थिंकर्स के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक एक थिंकर्स पे 5-5, 6-6 लेक्चर और बहुत ही डिटेल में समझाया है, उनके फैक्ट्स मैंने उसमें मेंशन किए हैं। तो मैंने जो आप लोग चाहे IAS PCS की प्रिपरेशन होती है या फिर
जो भी इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इग्नू सीरीज़ को प्रारंभ किया था। और इग्नू सीरीज़ मेरा प्रारंभ करने का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी आप लोगों को देना हो तो आप लोग उसी तरीके से समझ सकें और पढ़ सकें। तो ये लगभग ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जैसे कि फिनोमिनोलॉजी है, एथनोमेडोलॉजी है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, मार्क्सिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो ये सारी की सारी एक एक करके थ्योरी हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि मैंने एक एक थ्योरी के बारे में तो नहीं पढ़ाया है, बट अभी तक चूँकि मेरा भी मैं ही अकेले ही सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करती हूँ, तो मुझे जिस समय में जो इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो जहाँ तक यहाँ पे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की बात करें या स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, फंक्शनलिज्म की बात करें, फिनोमिनोलॉजी या फिर एथनोमेडोलॉजी, मार्क्सिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इन सब की बात यदि करें तो मैंने इनसे रिलेटेड जो थिंकर हैं उन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है और उसमें ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुई हैं। लेकिन यदि फिर भी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है रहेगी कि मैम आप इस पे थ्योरीज पे सेपरेट लेक्चर्स बना दीजिए तो मैं ट्राई करूँगी, बट ये आप लोगों की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब ज़रूरत होगी, जब आपको ज़रूरत महसूस होगी तो मुझे बनाने में भी लेक्चर अच्छा लगेगा कि हाँ ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है और उसको मैं फुलफ़िल कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। सोशल चेंज में क्या देखेंगे हम, कॉन्सेप्ट, फैक्टर एंड थ्योरीज। ऑलरेडी हम लोग सोशल चेंज पे भी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। सोशल कंट्रोल, इसमें कॉन्सेप्ट, मीन्स एंड एजेंसीज। सोशल चेंज प्रोसेसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशंस है, वेस्टर्नाइजेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन। रोल ऑफ मीडिया इन सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। तो मीडिया का क्या रोल होता है, जो सोशल चेंज होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, और जो सोशल कंट्रोल होता है या सामाजिक नियंत्रण होता है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आप लोगों को सिर्फ इतने में दे दिया है, लेकिन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आप लोगों को हर एक फैक्ट को पढ़ना होगा, समझना होगा। इसमें आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है, मॉडर्नाइजेशंस पढ़ना है, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारे के सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं। और अगेन मैं यहाँ पे सेम यही बात दोहराऊंगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके महत्व क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आखिर में एग्जिस्ट कैसे किया, अस्तित्व में कैसे आता है, वेस्टर्नाइजेशन से संबंधित या इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित कौन कौन से थिंकर्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, कौन कौन सी बुक रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को एक एक टॉपिक में इन सारे को पैरेलल कवर करना पड़ेगा, तब आप लोगों का सिलेबस जो है वो कहीं कंप्लीट हो पाएगा। ओके, ये जो टॉपिक हैं ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, तो इंडियन सोसाइटी जो है वो कोई बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर लिखा गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड सेंस रखता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, विभिन्नताएं बहुत विभिन्नताएं नहीं कहेंगे, विविधताएं बहुत देखने को मिलती हैं। उससे रिलेटेड कल्चर क्या है ये भी हमको देखने को मिलता है। इंडियन रूरल सोशल सिस्टम कैसा है, इसमें आप लोगों को जितने रूरल सोशल सिस्टम पे स्टडी हुआ है, चाहे वो BR चौहान का हो या फिर SC दुबे का हो, MN श्रीनिवास का हो, सबको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछ दिया जाए, आंसर उसका हम अपने तरीके से दे के रहेंगे। ये आप लोगों के अंदर फीलिंग आनी चाहिए, और वो फीलिंग तब आती है जब आप लोग अच्छे से पढ़े हुए होते हैं।
ओके अगले टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं कास्ट सिस्टम। ऑलरेडी हम लोग जाति व्यवस्था पे डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर है, आप लोग चाहिए तो देख लीजिएगा। जजमानी सिस्टम आप सभी को पता है, किनशिप क्या है, नातेदारी भी आप लोगों को पता है। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, तो इस समय की समसामयिक जो सोशल इश्यूज़ हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप लोगों को, ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है और जिसको आप लोगों को पढ़ना होता है। और लास्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे सोशल रिसर्च करके लिख दिया गया है। ये अपने आप में पूरी एक बुक हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिलेबस बहुत ही छोटा है, बट हमें प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा डिटेल में करनी है। ओके, इसी को हम लोग हिंदी में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुनियादी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं कौन कौन सी रही हैं। तो इसमें सबसे पहले समाजशास्त्र, समाज, अन्य संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में कहा गया है। सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिकरण, समाजीकरण, स्तरीकरण और विभेदीकरण। वहीं पे शास्त्रीय और समकालीन में सामाजिक विचारक के रूप में पश्चिमी विचारक में ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये भी कहूँगी कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 5-6 थिंकर्स हैं जिनको हम पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे वेस्टर्न थिंकर्स, बट आप लोगों को ये समझना होगा कि जब हम वेस्टर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, जब हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ रहा है। या फिर जब हम सामाजिक स्तरीकरण की बात कर रहे हैं, या फिर जब सोशल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे इस तरीके की हमारे सामने जो टॉपिक होते हैं उससे संबंधित जो थिंकर्स होते हैं, जैसे कि सामाजिक गतिशीलता की बात सोरोकिन करते हैं, तो अब हमको सामाजिक गतिशीलता भी पढ़नी पड़ेगी। जब हम स्तरीकरण की बात कर रहे हैं तो स्ट्रैटिफिकेशन अगर हमें सोसाइटी में जो दिखता है वो किस वजह से होता है, तो वो हमें दिखता है कि हमें सामाजिक गतिशीलता की वजह से होता है। स्तरीकरण तो तभी होगा ना जब सामाजिक गतिशीलता होगी। तो सामाजिक गतिशीलता को हमें पढ़ने के लिए सोरोकिन को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट टू पॉइंट हम जो टॉपिक दिया है हम बस वही पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये हम सभी की एक सबसे बड़ी भूल होती है। हमें उसको डिटेल में समझना होगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके समझना होगा, तभी हम सही से अपना प्रिपरेशन कर पाते हैं। भारतीय विचारकों में जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने बहुत सारे भारतीय विचारकों में भी मुझे लगता है कम से कम 10-15 थिंकर्स को मैंने इंक्लूड किया है और डिस्कस भी मैंने किया है। यूपी पीजीटी के जितने भारतीय विचारकों के थिंकर्स रहे हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। बाकी जो नेट के सिलेबस में हैं, अम्बेडकर हैं, गांधी हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गांधी के बारे में तो मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में हर किसी को पता है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। अगर फिर भी आप लोगों को अगर चाहिए कि गांधी पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊं तो मैं बना दूंगी, बट आप लोगों को ऑलरेडी गांधी के बारे में पता है क्योंकि ये हम सभी को पता है। गांधी को हम बचपन से पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में हम सभी को पता होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत में घटना विज्ञान, निवंश विज्ञान, कार्यात्मकतावाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं इन सभी को आप लोगों को समझना है एक एक करके। इन थ्योरीज के बारे में किस थिंकर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। किस थ्योरी के बारे में किस थिंकर्स ने अपने क्या विचार दिए हैं उनको डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब जैसे अब हम संरचनावाद की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेवी स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को लगेगा अरे हम तो काम्टे को और
मैक्स वेबर को, दरखाइम को पढ़ लिए, फिर हमको ये कहाँ से दिख रहे हैं, या फिर हम फंक्शनलिज्म की बात करेंगे तो हमें मेलिनोस्की को भी पढ़ना पड़ेगा, नाडेल को पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग निवंश विज्ञान देख रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को पीटर बर्जर, लकमैन, इन सब को पढ़ना पड़ेगा, एडमंड हसल को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो थिंकर्स हैं, यहाँ पे विनिमय सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं। तो विनिमय सिद्धांत पे आप लोगों को लेवी स्ट्रॉस वगैरह बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में आप सभी को पता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, और भी C.H. कूले हैं। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका नाम तो दिया ही नहीं गया है, फिर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। या एग्ज़ाम में अगर कभी डायरेक्टली अगर C.H. कूले से कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि C.H. कूले तो कहीं नाम दिया नहीं गया था, फिर क्वेश्चन कैसे पूछ दिया गया। ओके, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन में इसकी अवधारणा, कारक और सिद्धांत। सामाजिक नियंत्रण में भी अवधारणा के साधन और एजेंसियां कौन कौन सी हैं कंट्रोल करने की। वहीं पे सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं में औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में मीडिया की भूमिका क्या होती है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को डिटेल में समझना होगा। भारतीय समाज और संस्कृति, भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी। नातेदारी में आप लोगों को अपने आप में एक बहुत ही डिटेल टॉपिक हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है, इन दोनों क्षेत्रों में, भारत के ही दोनों पार्ट हैं, लेकिन दोनों में नातेदारी व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। वहीं पे रिलीजन बेस यदि देखें तो मुस्लिम रिलीजन में भी नातेदारी व्यवस्था हमें अलग तरीके से दिखती है अन्य रिलीजन के कंपेयर में। समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं, तो ये अपने आप में एक ब्रॉड सेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है जिसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ कोई एक समस्या नहीं होती है, चाहे वो दहेज से संबंधित समस्या हो, या फिर आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्या हो, महिलाओं से संबंधित समस्याएं हों, आपके दलित वर्ग से संबंधित समस्याएं हों, या फिर SC ST OBC, हम सीधे अगर बोलें इन जनरल तो इनसे संबंधित समस्याएं जो हैं, तमाम तरीके की समकालीन भारतीय समस्याएं हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, तो उसी के हिसाब से वहाँ की समस्याएं भी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई हैं, यानी विविध हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में हो जाता है जिसको आप लोगों को तैयार करना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामाजिक अनुसंधान की बात की गई है, सोशल रिसर्च की। तो ये अपने आप में एक बुक ही हो जाती है, एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है। सामाजिक अनुसंधान की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, आखिर में ये होता क्या है, इसके चरण कौन से हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तमाम टॉपिक है। और सामाजिक अनुसंधान में कौन कौन से प्रकार आते हैं, साथ ही इसमें बहुत सारे थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन है, उनके कथन हैं, उनकी किताबें हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था जो GIC लेक्चरर का, या ये कहें कि प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम होता है मेंस का सोशियोलॉजी में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसमें से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 60 to 70% टॉपिक जो है वो मैंने कवर किया है ऑलरेडी, किसी न किसी रूप में डिस्कस किया है। तो आप लोग चाहिए तो लेक्चर मेरा जो होता है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैं जो लेक्चर तैयार करती हूँ वो ये सोच के नहीं तैयार करती हूँ कि आप लोगों को कोई MCQ एग्ज़ाम या 1 डे एग्ज़ाम या फिर जस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम देने होते हैं। बल्कि मैं जो भी कंटेंट तैयार करती हूँ ये सोच के करती हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आप लोग उसका आंसर खुद इतने सक्षम हों कि अटेम्प्ट कर सकें। तो मेरा जो मोटो होता है वो यही होता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो सही से होनी चाहिए, और कंटेंट आप लोगों के पास अच्छे होने चाहिए, आप लोगों के पास फैक्ट्स होने चाहिए। किसी भी चाहे वो थ्योरी की बात करें, चाहे थिंकर्स की बात करें, तो फैक्ट्स ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि हम तभी लिख पाते हैं जब हमारे पास कुछ डाटा होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं।
ये तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए। इसके अलावा यदि आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे डाउट है कि मैम इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप लेक्चर बना दीजिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को अगर किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो मैं ट्राई करूँगी उसको फुलफ़िल करने की। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्कशन हो बट हो नहीं पाता है। मेरे साथ क्या है कि बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं। मैं आज इस पे खुल के बात कर ही लेती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि मैम आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए और मुझे बात करनी है या कुछ डाउट है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कांटेक्ट नंबर मैं इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम जो होता है, कुछ तो मेरे अपने पर्सनल काम हैं उनमें चले जाते हैं, उससे अलावा जो काम होते हैं उसमें मैं देखती हूँ कि मेरा 5 से 6 घंटे चला जाता है किसी भी लेक्चर को बनाने के लिए। मुझे जो कंटेंट रहता है तैयार करना रहता है, तो सिर्फ तैयार नहीं करना है, उसको मुझे पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर मुझे उसे टाइप करना होता है, फिर उसके बाद से तब जाके मैं लेक्चर बनाती हूँ। तो ये सारे जो टाइम होते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम जाता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर को आप लोगों को शेयर करती हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में चला जाएगा जो कि मुझे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ है तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों से नहीं पूछा जाता है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग, मेरा ईमेल आईडी है, मैं अगेन बता देती हूँ, AAS.AEAD, ये अहेड है, EAD, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट मैं उसको सही से लिख देती हूँ, नहीं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। EAD, ये हो गया aas.ahead@gmail.com। तो ये मेरा जो है वो ईमेल आईडी है। आप लोग कोई भी अगर कुछ ऐसे डाउट हैं जो आप लोगों को लगता है कि मुझे ग्रुप में नहीं करना है या कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। आप लोग चाहिए तो इस पर अपने जो भी कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं ईमेल के थ्रू ही आप लोगों को रिस्पांस भी कर दूँगी। मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों को रिस्पांस करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। अब बहुत हमारे साथी ऐसे रहे हैं जिनके बहुत सारे पर्सनल अपने, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड रहे हैं या फिर नेट को क्वालिफाई करने से रिलेटेड रहे हैं या पीएचडी की प्रिपरेशन से रिलेटेड रहे हैं या फिर थीसिस का टॉपिक कैसा रखना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी क्वेरीज रही है जो आप लोगों में से पूछा गया है और मैंने उसको रिस्पॉन्स भी किया है। तो आप लोगों के यदि कुछ भी ऐसे डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग चाहिए तो इस पर ईमेल करके और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। बाकी आप लोग अगर कुछ भी ऐसा डाउट है या क्वेरी है, तो आप लोग अगर नॉर्मल कुछ क्वेरी है तो आप लोग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करती हूँ। आप लोगों के जो भी कमेंट होते हैं मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक इंटरेक्टिव जो सेशन होता है, जब आप लोग हमसे कुछ पूछते हैं या बोलते हैं, तो मैं भी जब आप लोगों से कन्वर्सेशन करती हूँ, चाहे वो मैं राइटिंग के थ्रू करती हूँ, मैसेजेस के ही थ्रू करती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि कम से कम एक जुड़ाव सा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कम से कम कुछ नहीं कर रही हूँ तो कुछ लोगों के भी, आप लोगों में से कुछ लोगों की भी मदद अगर मेरी तरफ से हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी मेहनत है वो सफल हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के पास कुछ भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा या फिर आप लोग इस पर मेल कर सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग अपना जो सिलेबस रिलेटेड, या ये कहें कि चाहे वो हम इग्नू से रिलेटेड
डिस्कस करती हूँ। मैं ये भी कह दूँ कि चाहे वो मैं इग्नू से रिलेटेड डिस्कस करती हूँ या कॉम्पिटिटिव सीरीज़ की डिस्कस करती हूँ, मेरा मेन टारगेट यही होता है कि आप लोगों को कंटेंट जो है वो भरपूर मिलने चाहिए, ताकि आप लोग चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो चाहे फिर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, आप लोग दोनों एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में सक्षम हो सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।